नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे धर्मापड़ा स्टोर पर जाएं और वहां लाभ उठाएं 10% डिस्काउंट सेल का, जो कि चल रही है 30 अप्रैल तक, और लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो मतदान के समय तक वहाँ पर कैंप करेंगे। तो निश्चित रूप से लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर कैंप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जिताना चाहते हैं। हाँ, वैसे तो यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो बात तो यही सही होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे संपर्क सूत्र बता रहे हैं तो ये है कि भाई वो जीत के प्रति तो अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और जीत के प्रति आश्वस्त होने के कारण ही उन्होंने वो 110 प्लस का स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि यदि आप अमित शाह का पिछला रिकॉर्ड देखें तो जब वो आश्वस्त नहीं होते हैं तो जनरल टर्म्स में बात करते हैं, इतने से ज़्यादा आएंगी, हमारा 2/3 बहुमत आएगा, हमारी मेजॉरिटी आएगी, इस तरह की बात वो करते हैं। लेकिन कई बार वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर देते हैं, जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा कई बार एग्जैक्ट नंबर देते हैं, तो वो इस बार उन्होंने एग्जैक्ट नंबर दिया है। तो एग्जैक्ट नंबर देने के बाद तो लगातार पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है। क्यों है? इसको आपको जोड़ के देखना पड़ेगा, और इसको आपको आगे की जो प्लानिंग चल रही है, जो 3D चेस मूव्स चल रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं वो 3D चेस मूव्स ऑफ अमित शाह। तो वो जो 3D चेस मूव्स है वो क्या है, और उस 3D चेस मूव्स की एक बानगी तो आपको दिख गई। राघव चड्ढा के साथ कुल मिला के 7 राज्यसभा सांसद जो है वो आ गए भारतीय जनता पार्टी की ओर। भारतीय जनता पार्टी की कुल संख्या हो गई 113 राज्यसभा में, और उनकी कुल संख्या हो गई 141, और उनका पोटेंशियल हो गया 145। राज्यसभा में कितने चाहिए? 164। किस चीज़ के लिए? 2/3 बहुमत के लिए, 2/3 बहुमत के लिए। लेकिन राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय से कोई समस्या वैसे भी नहीं है, और अभी भी आप देखेंगे कि यदि वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जीत लेते हैं तो राज्यसभा में उनकी जो स्थिति है वो और भी सुदृढ़ होने वाली है, और वो 2/3 बहुमत से बहुत अधिक दूर नहीं रह जाएंगे। लेकिन लोकसभा में क्या होगा? एक चर्चा इस समय पूरी चल रही है, और आपने देखा होगा कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कल इसका कवरेज किया था, और ये किया था कि पंजाब विधानसभा टूट सकती है, कि पंजाब विधानसभा में 63 सदस्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह कार्य किया जाएगा। कार्य इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जो लोग संभवतः आना चाहते हैं, 63 लोग टूट के आना चाहते हैं, वो संभवतः वही है जिनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को लेकर सरकार बनाने का अर्थ है कि यदि आपका थोड़ा बहुत भी स्कोप है पंजाब में अगले चुनाव में, तो उसको समाप्त करना, ये एक थिंकिंग है। दूसरी तरफ लोग जो दूसरे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पंजाब जो है, या जो पंजाबी लोग हैं और सिख लोग हैं, वो एडवेंचर पसंद करते हैं। तो इस तरह का कोई एडवेंचर करता है तो वो उसको पसंद करेंगे, उसको नापसंद नहीं करेंगे। चलिए, असेंबली के बारे में 2 मत हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 लोकसभा सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, वहाँ पर 10 सांसद कांग्रेस के भी हैं, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। खैर, उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये 3 सांसद तो राइट फॉर पिकिंग है। खैर, वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य प्रश्न मेरा जो था वो था कि भाई बंगाल में क्या कर रहे हैं बैठ के। बंगाल में 29 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, और चारों तरफ यही चर्चा है कि यदि तृणमूल कांग्रेस बंगाल से पदच्युत हो गई, बंगाल हार गई, तो ये जो 29 सांसद है ये फ्लोटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब कई सारे लोग जो है कहते हैं कि साहब, कि मतलब आप यदि 29 सांसद लेना चाहते हो तो क्या मतलब आप कल्याण बनर्जी को भी लोगे? आप क्या सागरिका घोष को भी लोगे? अरे भाई, हम लोकसभा सांसदों की बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसदों की बात नहीं कर रहे हैं। सागरिका घोष नहीं चाहिए, कल्याण बनर्जी, अब ठीक है, लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा,
लेकिन आप ये जानिए कि इन 29 में से जो 20 सांसद हैं वो इस समय पूरी तरह से स्विच होने को तैयार है यदि ममता बनर्जी की सत्ता नहीं रही पश्चिम बंगाल में। और 29 में से 20 आपको पता है 2/3 दिख रहा है साफ साफ, 2/3 मिला के और भर्जर कर दो। ये 10th शेड्यूल परमिट करता है। इस तरह का कार्य पहले भी हो चुका है। तेलुगु देशम पार्टी में इसी तरह का विभाजन हुआ था जब चंद्रबाबू नायडू जो थे वो 2019 के बाद में विरोध में चले गए थे। और विरोध में चलने के बाद में वो नेपथ्य में भी चले गए क्योंकि उनको बहुत तरीके से सबक सिखा दिया था, बुरी तरह से वो हारे थे और आप जगन मोहन रेड्डी जो थे वो बन गए थे वहाँ मुख्यमंत्री। और उन्होंने बिल्कुल तिगनी का नाच नचा के चंद्रबाबू नायडू को रखा था, यहाँ तक कि उनको गिरफ्तार भी किया था, जेल भी भेजा था, इतना तक किया था। तो 20 सांसद और 3 सांसद, तो 20 और 3 मिला के तो भाई 299 वोट मिले थे। आपको ध्यान है जब मत विभाजन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 299 वोट मिले थे। तो 299 में आप 23 जोड़ते हो तो इतने ही होते हैं, चाहिए 366। बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी कहाँ से आएंगे? तमिलनाडु को भी मत भूल जाइएगा। तमिलनाडु में पूरे 39 सांसद हैं, पूरे 39 सांसद हैं। और उन 39 सांसदों में से 30 तो बैठे हुए हैं मुंडेर पर। तो मुंडेर पे बैठे हुए तो भैया हो गए कितना? 30, 20, 3, 53 मिला के कितना हुआ? 352। अब बचे 14 कहाँ से आएंगे? 14 के लिए भाई बहुत स्कोप है। इक्के दुक्के सांसद, हमारी प्यारी शिवसेना के सांसद, प्यारी शिवसेना के सांसद तो बैठे ही हुए हैं तैयार, क्योंकि प्यारी शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र हार चुकी है। महाराष्ट्र हारने के बाद में फिर उनके लिए कोई उपयोग समझा नहीं गया, इसलिए उनको कोई अप्रोच भी नहीं किया गया विशेष। लेकिन जिस दिन चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, उस दिन उनके जो 9 सांसद हैं वो तैयार बैठे। वही वाली बात, कमर बांधे हुए चलने को हम तैयार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। ये बात है। तो अब आगे भी तलाश जारी रहेगी, नहीं तलाश पूरी हो जाएगी। आप देखिए इसमें केवल जिक्सॉ पजल में 2 चीज़ें फिट होनी है। वो 2 चीज़ें फिट होनी है, वो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विजय। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विजय होते ही ये दोनों पार्टियां जो है वो बुरी तरह से बिखरने वाली हैं। स्टालिन की अब ये स्थिति नहीं है कि वो डीएमके को संभाल कर रख सकें। डीएमके में वैसे भी इंटरनल रिफ्ट बहुत है, और वो तो ये क्या है कि उनका जो फैमिली ट्रस्ट है और उसमें जो गोपालापुरम फैमिली है तमिलनाडु की, और उसके सारे जो पैसे जो इकट्ठे हैं एक जगह पर, और वो चूँकि स्टालिन यानी कि करुणानिधि ने जो उसको अपनी जो विल लिखी थी उसने उसका करता धरता स्टालिन को बनाया था। स्टालिन ने शायद उसको उदयनिधि को बना दिया। उदयनिधि जो है उसमें स्टालिन जितनी भी योग्यता है नहीं। स्टालिन को देखिए लगभग 40 साल तक नर्स किया गया था, 40 साल तक वो करुणानिधि के अंडर स्टडी थे, 40 साल तक। 40 साल का उनको पॉलिटिकल पार्टी चलाने का अनुभव है एक तरह से, और वो भी करुणानिधि की गाइडेंस में। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। लड़का जो है वो एक प्रकार से परिपक्व नहीं है, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से परिपक्व होता तो राहुल गांधी की तरह व्यवहार नहीं करता। तो जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो एक बड़े इलेक्शन के बाद तुरंत विदेश घूमने चले जाते हैं, उसी प्रकार उदयनिधि स्टालिन भी तुरंत उठे और विदेश घूमने चले गए। पिताजी भी घूमने गए, लेकिन पिताजी घूमने केवल कोडाईकनाल तक गए। वो कोडाईकनाल तो तमिलनाडु में ही है, तो उस पर आप उनको तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन उदयनिधि को आप देख लीजिए। तो इस प्रकार का जब आपका वारिस हो तो आपकी सत्ता, आपकी पार्टी कितनी सेफ है वो आप समझ सकते हैं। जब बेचारे तेजस्वी की पार्टी सेफ नहीं रह पा रही है, जबकि उनके पिताजी जिन्होंने पार्टी की नींव रखी थी वो अभी जिंदा है, वो अभी उनको गाइडेंस दे सकते हैं। हालांकि तेजस्वी आजकल किसी के गाइडेंस लेते नहीं, उनका एक मुसलमान मित्र है उसी के गाइडेंस लेते हैं। तो
उनका जो हश्र हो रहा है वो तो होना ही था। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर जो आपको दिख रहा है कि अमित शाह जी बंगाल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बंगाल में बैठ के लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर रहे हैं। और 2/3 बहुमत का जुगाड़ क्यों कर रहे हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।